हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है होती क्या है, और एक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं जो कि क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि राउल्ट्स लॉ में आती है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको याद दिला दूं फिर से, तो क्या कौन ऐसी प्रॉपर्टीज किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड नहीं करेंगी, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। मान लो अगर यूरिया है या कोई और डाल रही हूँ, मैं ग्लूकोज डाल रही हूँ, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किसके डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके। ठीक है, सो फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो सॉल्यूशन है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। जब हमने पीछे पढ़ा था तो क्या हुआ था कि वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया था, है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से। कैसे, जैसे ही हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते थे सॉल्यूशन में, तो उसके वेपर प्रेशर जो है बहुत कम, वेपर्स कम बनते थे। अगर वेपर कम बनते थे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे, अगर मान लो हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं और उसको बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूट होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वेपराइज नहीं होते हैं, इवेपोरेट नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को भी रोक देंगे वेपराइज होने से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो इवेपोरेट हो सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। या एक पॉइंट पे जो है बॉयल हो रहे थे सॉल्यूशंस, बट उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, अब वो इस पॉइंट पे बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो ये ग्राफ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच का। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मान लो हमने ले लिया H2O। ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, इस तरह का कर्व आ रही है। अब मान लो हमने सॉल्यूशन लिया, ये तो था प्योर सॉल्वेंट जिस मतलब कि H2O। अब हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर ये इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, तो सॉल्यूशन का जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर इसका टेम्परेचर यहाँ पे है, इसका प्रेशर जो है इस टेम्परेचर पे ये आ रहा है, तो इसका प्रेशर कम आ रहा है इससे, है ना। यहाँ से देखें अगर आप, तो अगर ऐसे लें तो एक किसी एक टेम्परेचर पे इसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं हम, तो टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको कैसे समझेंगे आप, मान लो एक हमने ये बीकर लिया, है ना, इसमें लिक्विड्स ले रहे हैं हम, है ना, इवेपोरेट हो रहा है, हीट कर रहे हैं इसको, इवेपोरेट हो रहा है। ऊपर से क्या लग रहा है, इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि इस लिक्विड का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है इसमें किया हमने, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि जो इसका जो है वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसका वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, किससे बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी बढ़ने लगेगा ना। पहले इक्वल जो इसके बराबर आएगा तभी उसके बाद राइज करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसके इक्वल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला, इट इज द टेम्परेचर
एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तो वो सॉल्वेंट है, प्योर है या कुछ है, तो अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो वो एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से दबा रहेगा और उसका वेपर प्रेशर राइज नहीं करेगा। उसको इवेपोरेट करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो मान लो यहाँ पे ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या आ गया, T0B, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। T0B क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और इसी पॉइंट पे ये किसका है, सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB, ठीक है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर अगर इधर को इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही कैसे निकाल सकते हैं हम, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उससे हमें पता चला कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर है, मोलैलिटी के बराबर है। किसके, मोलैलिटी के बराबर, ठीक है। मतलब डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जा रहा है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, TB जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, है ना। हमने बताया भी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डिपेंड करे किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे इसको डिफाइन कर लेंगे, इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा, एक फॉर्मूला और आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया था, एक और फॉर्मूला आ जाएगा। वो क्या है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाएगा, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे केबी को, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या बोलेंगे इसको, इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट, ठीक है। उसके यूनिट्स अगर हम देख लें तो क्या आ जाएंगे, केल्विन। केल्विन किसके, टेम्परेचर के, और मास के कितने, केजी पर मोल, ठीक है। तो केबी की कैसे क्या आ जाएंगे, यूनिट्स केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफाइन केबी, तो क्या, अगर हम मास कितना ले रहे हैं 1 मोल, तो केबी किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो हम डिफाइन, इफ वी टेक 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोले, कैसे, मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, दैट इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन kg, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, क्या, एक तो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी
एम। इन दो फार्मूला के बेसिस पे आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, क्या 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें दे रखा है कितना 373 केल्विन, और के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का कितना दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें क्या, हमने क्या सीधे के बी भी दिया हुआ है हमें, और मोलैरिटी भी दे रखी है। मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टीबी फाउंड करना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 0.52, और अगर हम मोलैलिटी निकालना चाहें तो मोलैलिटी कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल देंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, वो कितना होता है 180 डिवाइडेड बाय 1 kg, ठीक है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो ये डेल्टा टी बी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.052, 18 से 80 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 1 kg हमें दिया हुआ है यहाँ पे मास वाटर का। डेल्टा टी बी अब हमारे पास आ गया। अब डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता है, टीबी नॉट की वैल्यू पता है, और डेल्टा टीबी की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हम टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 0.052, ठीक है। टीबी हमने निकालना है, और टीबी नॉट हमें पता है 373 केल्विन, ठीक है, दिया हुआ है। यहाँ से जो है टीबी की वैल्यू आ जाएगी, इनको माइनस करेंगे अगर हम माइनस, अगर ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में आ जाएगा 373.052। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉल्यूशन का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा है, सॉल्वेंट से ज़्यादा है, मतलब प्योर सॉल्वेंट से जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जनरली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में दी गई है वो दी गई है कि मोलर मास कैसे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैसे निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है। कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मोलर मास के लिए, ठीक है, निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ अ non-volatile solute is dissolved in 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन हमें दिया है 18 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 80.66 डिग्री सेल्सियस। इफ Kb फॉर बेंजीन इज 3.28 केल्विन kg पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमें क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के लिए सेम हो सकता है, मतलब चेंज जो है उनका वो सेम हो सकता है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा बट बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। टीवी की वैल्यू कितनी दी है हमें, प्योर की नहीं, सॉल्यूशन की 80.66 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन की कितनी दी है हमें 80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.66। तो ये जो एलिवेशन है ये केल्विन और सेल्सियस में दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, के बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, मोलैलिटी 0.66 हमने वैल्यू निकाली डेल्टा टी बी की, के बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3.28,
और अगर हम मोलैलिटी निकालना चाहें तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे पास 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 3.3 हमें दिया गया है, मोलर मास हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड। ऐसे ही इसके नीचे आना था, 125 डिवाइडेड बाय 1000 मैंने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या m की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इसको इधर ले आओ और इधर बचेगी वैल्यू 328, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। इधर से कट करके आप इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 3.284 इंटू 10, ठीक है। फिर इनको कैलकुलेट करके, कैलकुलेशंस करके आपको मिल जाएगी वैल्यू 131.2 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना आ गया, 131.2 ग्राम पर मोल। इस तरह से जो है आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, मोलर मास की भी निकाल सकते हो। कई बार आपको दिया होगा, मोलर मास दे दिया होगा और आपको निकालना होगा मास, तो आपको मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गायब कर दिए होंगे और बाकी सभी वैल्यूज दे दी होंगी। मतलब एक चीज आपको नहीं दी होगी, बाकी सारी चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, ठीक है।